पिछले 6 महीनों से अवनी अपने पैरों का इलाज कर रही थी और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है और वो अपने कक्ष में चलने का प्रयास कर रही थी। तभी उसको एक आवाज़ आई, राजकुमारी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आवाज़ सुनकर अवनी तुरंत अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गई और फिर उसने कहा, अंदर आइए। तब उसके सामने उसकी दादी माँ की दासी खड़ी हुई थी। उन्होंने अवनी को देख के प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी जी, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। सहायता से अपने नए वस्त्रों को पहना और फिर राशि ने उसकी व्हीलचेयर को धक्का देते हुए दादी के कक्ष की तरफ लेके गई। जैसे ही वो वैशाली के कमरे के पास पहुँचे तो उनकी नौकरानी ने द्वार खोल दिए और अवनी को कक्ष के अंदर ले गई। अवनी को आता देख वैशाली ने पूछा, आप कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? यह सुनकर अवनी ने कहा, दादी माँ, मैंने माँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं और मुझे लगता है कि अब आपका, पिताजी और भाई का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यह सुनकर उन्होंने प्यार से उसको देखा और उसका सर सहलाया और कहा, आज सम्राट युवराज मौर्य का 30वां जन्मदिन है। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? सुनकर अवनी ने उनकी तरफ प्यार से देखा और कहा, जी दादी जी। साली ने कहा, ठीक है, तुम अपना सामान तैयार कर लो, तुम्हारी घोड़ा गाड़ी बाहर तैयार है। तुम्हें अभी ही निकलना होगा, तभी तुम समय पर पहुँच पाओगी। यह सुनकर अवनी ने राशि को आदेश दिया और उसने सारा सामान तैयार कर लिया। अवनी को दादी ने द्वार तक छोड़ा। जैसे ही वो अपने घोड़ा गाड़ी में सवार हो गई, दादी वहाँ से वापस अंदर चली गई। अवनी के सेनापति महल पहुँचते ही उसने देखा कि सेनापति महल के द्वार पर उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे हैं। सेनापति कृष्ण राय ने अवनी को उतरने में मदद की और उसको महल के अंदर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर शाम का भोजन किया। उसके बाद उन्होंने उसको राजमहल के बारे में कुछ बातें और कुछ नियम बताए। उसके बाद कहा कि अब तुम आराम करो, कल हमको राजमहल जाना है। अगली सुबह अवनी ने उठ के नाश्ता किया। फिर वह फिर से अपनी व्हीलचेयर से उठ के धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और चलने का प्रयास करने लगी। बाद उसकी दासी राशि वहाँ आई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मिस, मैं अंदर आ सकती हूँ? अवनी वापस अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गई और कहा, हाँ। जैसे ही राशि अंदर आई उसने कहा, मिस, जो ड्रेस मुझसे कही थी मैंने वो ले आई हूँ। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर पोशाक थी। एक रानी ने उस पोशाक को हाथ में उठाया। वो बहुत ही सुंदर राजसी पोशाक थी। उसका कलर स्काई ब्लू था। उस पर सिल्वर कलर की डिजाइन थी और वहीं पर एक बॉक्स में ज्वेलरी रखी हुई थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसमें एक नीलम जड़ा हुआ था। जब अवनी ने वो पोशाक पहनी तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, माँ जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। राशि तो उसको देखती ही रह गई। अवनी ने राशि की तरफ देखा और कहा, क्या देख रही हो? तो जैसे मानो राशि अपने होश में आई हो और बोली, मिस, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। और यह कह के वो उनको तैयार करने लगी। तैयार करने के बाद राशि ने पूछा, मिस, आप अपने बालों को कैसे रखना चाहेंगी? अवनी ने अपने आप को दर्पण में देखा और कहा, मेरे बालों को खुला रखो, मेरा फेवरेट हेयर पिन लगाओ। अब अपनी तैयार हो चुकी है, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। अवनी ने कहा, चलो ज़्यादा देर मत करो, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर वह सेनापति महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। सेनापति महल के दरवाजे पर पहुंचकर अवनी ने सबसे पहले कृष्ण राय को नमस्ते किया। बिना किसी देरी के गाड़ी में चढ़ गई और आंटी सरला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर आंटी सरला थोड़ी नाराज सी हो गई। इस विकलांग लड़की में इतनी हिम्मत, इसने मुझे नजरअंदाज किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह कृष्ण राय की तरफ मुड़ी। मुख से कराहते हुए बोली, मालिक, ऐसा लगा कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। पर कृष्ण राय गाड़ी की खिड़की तक गया, अवनी को स्थिति बताई और अपने घोड़े पर सवार हो गया। आंटी सरला बहुत गुस्सा हो गई। राय ने साफ साफ देख लिया था कि अवनी कितनी बदतमीज है, फिर भी उसने उसके बर्ताव पर आंखें मूंद ली। गाड़ी में बैठे हुए अवनी ने आंटी सरला को चुपचाप गुस्से में देखा और मुस्कुराया। आंटी सरला,
देर हो रही है, अगर हम और देर करेंगे तो मुझे डर है कि हम दावत के लिए समय पर महल नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी मुस्कुराहट सरला को चुभ रही थी। वह अपने मन ही मन में उसको कोस रही थी। आखिरकार राय का अपनी बेटी के प्रति प्यार कुछ ऐसा था जिसे वह चुनौती नहीं दे सकती थी। उसने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, आ रही हूँ। सोचा जब मेरी बेटी महारानी बनेगी, चाहे वह छोटी आवारा लड़की कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, उसको उसके सामने सर झुकाना ही होगा। यह सोचकर सरला गाड़ी की ओर चल दी। गाड़ी में चढ़ने के बाद अवनी ने बस अपना सिर खिड़की पर टिका दिया और बाहर के नजारे को तारीफ भरी नजरों से देखने लगी। यह सब बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष में तो कितना बोर होती थी, पर यहाँ तो बहुत मजेदार चीजें हैं जिन्हें वो जानना चाहती है। महल के द्वार पर पहुंचकर कृष्ण राय ने अवनी की व्हील चेयर को पहले उतारा, फिर अवनी को उतरने में मदद की और उसको महल की तरफ ले जाने लगा। मालिक, जब आवाज सुनी तब उसे आंटी सरला की मौजूदगी याद आई। उसने अपना सिर घुमाया और बेसब्री से देखा। तुम क्यों इधर उधर घूम रही हो? वह चिल्लाया। अगर तुम महल में नहीं जाना चाहती तो वापस चली जाओ। तब तक बहुत से लोग महल के गेट पर आ चुके थे। कृष्ण राय की जोरदार डांट सुनकर काफी लोगों ने आंटी सरला की तरफ देखा। अजीब नजरों से सरला को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह डरावने चेहरे के साथ गाड़ी से उतरी। उसने अपने गुस्से को दबा लिया और उनके साथ महल के अंदर जाने लगी। के अंदर प्रवेश करके कृष्ण राय ने सबसे पहले जहाँ पर औरतों के बैठने की व्यवस्था थी वहाँ पर अवनी को ले गया और उसको बैठाया और कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी तकलीफ हो तो हमको खबर पहुंचा देना। कहकर उसके बगल में खड़ी दासी को उसका ख्याल रखने को बाकी सारी चीजें समझाकर वो वहां से चला गया। देखकर सरला आग बबूला हो गई, जैसे कि वो मानो उसकी कोई दुश्मन हो। उसने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो बहुत गुस्सा आया और वो अवनी से बहुत दूर जाके बैठ गई। आज सम्राट के तीसरे जन्मदिन की दावत थी और दरबार के कई अधिकारी अपने परिवार के साथ आए थे। आज की दावत जेड हॉल में आयोजित की गई है। सम्राट युवराज के आने से पूर्व उनके आने का ऐलान उनके खास हिजड़े इतिमाद खान ने किया। सावधान, महाराजा युवराज मोर पधार रहे हैं। ये सुनकर सभी अपनी जगह पर सर झुकाकर खड़े हो गए सम्राट के स्वागत के लिए। और फिर महाराजा युवराज अपने सिंहासन पर बैठे और सभी को बैठने व जश्न को शुरू करने ने अपनी नजर सम्राट की तरफ की। उसके देखते ही लाल लोमड़ी जो सिस्टम के साथ इस देश को देख रही थी, उसने जो पेंडल पहन रखा था, सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वह रोशनी महाराजा युवराज की तरफ जाने लगी। यह देखकर लोमड़ी कूदने लगी और बोली, राजकुमार युवराज मिल गए हैं, चलो सिस्टम उनकी मदद करो। यह सुनकर सिस्टम ने कहा, होस्ट हमें राजकुमार मिल गए हैं, हमको उनकी मदद करनी है और उनको प्यार देना है। अवनी ने सिस्टम की बात सुनी और मन में कहा, हमने कहा था उसकी रक्षा करनी है, पर प्यार देना है, ये क्या मतलब हुआ? उसके पास प्यार नहीं है? यह सुनकर सिस्टम ने कहा, बहुत दुर्भाग्यशाली है, उसका पूरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। उसके जीवन में कोई भी उसको सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। आज दिन तक उसे कोई प्यार नहीं मिला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रूर बन गया है और वह मरने वाला है। हमें उसको बचाना है। अवनी ने कहा, तुम मुझे उसके बारे में शुरुआत से बताओ। सिस्टम, होस्ट क्या आप उसकी कहानी जानना चाहेंगी? अवनी, हाँ ठीक है। होस्ट, उनकी कहानी एक राज है जिसको हम अभी नहीं जान सकते। जब सम्राट का प्यार आपके लिए 50% बढ़ जाएगा तभी आप उस राज को जान पाएंगी। लेकिन जो कहानी मेरे किताब में लिखी हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। सम्राट युवराज 13 वर्ष की उम्र में ही एक मुश्किल समय में सम्राट बने थे। वह 17 साल से सत्ता में थे। वह एक न्यायप्रिय लेकिन क्रूर थे जिनसे पड़ोसी देशों के राजा बहुत जलते थे। अफवाह थी जब तक युवराज सत्ता में रहेंगे और साम्राज्य पर नजर रखने वाली कोई भी ताकत कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। वो बहुत बदकिस्मत थे। युवराज दिखने में लंबे स्वस्थ दिखते थे लेकिन असल में वह बीमार थे और उनके पास ज्यादा जीने का समय नहीं था। इसके अलावा उनका कोई बच्चा नहीं था। आखिरी उपाय के तौर पर उन्होंने रणवीर मौर्य को क्राउन प्रिंस बना दिया था।
जबकि रणवीर मौर्य और उसके पिता ने मिलकर ही उनको एक विशेष प्रकार का जहर दिया था जिससे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते। वो बहुत दर्द में थे और मृत्यु भी उनकी बहुत दर्दनाक हो गई। यह सुनकर अवनी ने सम्राट की तरफ देखा और सोचा वह कितना दुर्भाग्यशाली है। गहरे फीचर्स, मैच्योर आदमी का चार्म, इतना लंबा गोरा, ये बहुत प्यारा है। पर उसकी आंखों में तेज आभा और ठंडे रवैये जो उसे इतना ठंडा बनाता था कि कोई व्यक्ति उससे नजर नहीं मिला पाता। उसको एक आवाज़ सुनाई दी, रॉयल अंकल, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जीवन लंबा और खुशहाल की मैं कामना करता हूँ। अवनी ने जब उसकी बधाई सुनी तो उसे बुरा लगा। ये जानता है कि सम्राट जहर से जूझ रहे हैं, वो गंभीर रूप से बीमार हैं, वो अधिक समय तक नहीं जिएंगे। कोई भी उसकी बातों को झूठ महसूस कर सकता था। शायद उन्हें उम्मीद थी कि सम्राट जल्दी गुजर जाएं और वे आखिरकार गद्दी संभाल पाएंगे। और सभी लोगों ने अपने तोहफे और बधाई सम्राट को दी। अवनी ने सिस्टम से पूछा, वह इतना दुर्भाग्यशाली क्यों है? सिस्टम, क्योंकि वह विलन है। अवनी, विलन क्या होता है? विलन वह खलनायक है जो नायक की सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार होती है। उसके हटने पर ही नायक की प्रशंसा और चर्चा होती है, नायक का गुड लक बढ़ता है। यह सुनकर अवनी एक गहरी सोच में पड़ गई और उसने पहले वीर मौर्य की तरफ की तो देखा कि उसके सर के ऊपर एक गोल्डन कलर का सर्कल बना हुआ था। यह देख के वो हैरान हुई। फिर उसने अपनी निगाहें वंदना की तरफ की। उसके सर के ऊपर एक वाइट सर्कल था। उसने और लोगों को देखा, किसी के सर पर इस तरह का कोई विशेष निशान नहीं था। फिर उसने अपनी निगाहें दोबारा महाराज की तरफ की तो देखा कि उनके सर के ऊपर सर्कल था जिसकी आउटलाइन रेड कलर की थी। देख के वह सोच में पड़ गई कि इसका मतलब क्या है। उसने सिस्टम से पूछा, रणबीर मौर्य के सर पर ये गोल्डन कलर के निशान का मतलब क्या है? यह सुनकर सिस्टम कुछ कहता उससे पहले वो लोमड़ी बोली, इसका मतलब ये है कि वो देवताओं का अंश है और वो इस छोटी दुनिया से ऊर्जा एकत्र कर देवताओं की शक्ति बढ़ाने में उनकी मदद करता है। ये सुनकर अवनी ने कुछ सोचा और कहा, अगर वो निशान सुनहरा ना होकर सफेद हो तो उसका मतलब क्या है? लोमड़ी फिर बोली, अगर वो निशान सफ़ेद है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान भाग्यशाली है, लेकिन सुनहरी रोशनी वाले इंसान के जितना नहीं, क्योंकि सुनहरी रोशनी वाला इंसान सौभाग्यशाली होता है। फिर अवनी ने पूछा, अगर ये निशान लाल या काले रंग का हो? वो छोटी लोमड़ी बोली, अगर ये लाल रंग का है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने बहुत गलत काम किए हैं, और अगर ये काले रंग का है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हैं। यह सुनकर अवनी शांत हो गई। वह गहरी निगाह से सम्राट युवराज को देखने लगी और सोचने लगी, मुझे इसके साथ एक अपनापन सा क्यों महसूस हो रहा है। इस तरह की भावनाएं मुझे पहले कभी नहीं हुई। इस तरह की भावनाएं मुझे उस कैंडल को देख के हुई थी, जैसे कि वो मेरा अपना हो, और मुझे वही फीलिंग दोबारा आ रही है इस इंसान को देख के जो कि दुर्भाग्यशाली है। सोचकर अपनी महाराज को देखने लगी और गहरी सोच में चली गई। सभी जश्न के माहौल का आनंद ले रहे थे, तभी सम्राट के स्थान से नीचे बैठी उपरानी रुबीना ने उनकी तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने भी आपके जन्मदिन के लिए एक उपहार तैयार किया है, क्या हम उसे पेश कर सकते हैं? सम्राट ने इशारे में हाँ कहा, किसी से कुछ कहा। फिर 8 लड़की, सबसे छोटी 15 और सबसे बड़ी 17 वर्ष की होगी, आईं। महाराज को प्रणाम किया, अपना नृत्य प्रस्तुत करने लगी। वो बहुत आकर्षित लग रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिकी थी, लेकिन तो जैसे उनमें कोई दिलचस्पी ले ही नहीं रहे हों, अपनी शराब का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ एक बहुत खूबसूरत 16 साल की लड़की बैठी थी जो उन्हें एक टक निगाह से देख रही थी। उसकी आंखों में गहराई और एक चमक थी जिसने युवराज को जैसे मानो कैद ही कर दिया हो। वह उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा था। एक बिल्कुल अलग फीलिंग थी जो उसने आज से पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की। तभी लड़की ने युवराज से अपनी निगाहें हटाई और अपनी दासी को बुलाया और उससे कुछ कहा।
के बाद उस दासी ने उसकी व्हीलचेयर पर बैठने में मदद की और वह दोनों वहां से जाने लगे। यह देखकर युवराज अपने आप को पढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। उसका दिल उस लड़की को देखने, उससे बात करने, उसकी आंखों में सिर्फ अपनी परछाई देखना चाह रहा था। आज का दिल चाह रहा था कि जैसे वो उस लड़की को कैद कर ले, उस लड़की की निगाहें सिर्फ उसको देखे, वो सिर्फ उससे बात करे। उस लड़की की निगाहें उससे हटकर किसी और चीज़ की तरफ जाती थी। ये चीज़ सोचकर भी उसको लग रहा था जैसे कि वो पागल हो जाएगा। जब युवराज को अपनी पॉजेसिव फीलिंग का एहसास हुआ, वह हैरान हो गया। वह किसी अनजान के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, परंतु वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और वह सिंहासन से उठकर अवनी की दिशा की ओर चला। नृत्य करने वाली लड़कियां महाराज को देखकर रुक गईं। यह देखकर युवराज ने कहा, नृत्य चालू रखो। और फिर वो वहां से चला गया। दास इतिमाद खान भी उनके पीछे चला गया। यह देखकर रुवीना ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, तुमने महाराज की शराब में उत्तेजना वाला पदार्थ मिला दिया? दासी ने हाँ में उत्तर दिया। रुवीना, बात का ख्याल रखना और सपना को समझा देना उसे क्या करना है। जब महाराज पर उस दवा का असर हो तो हमारा मिशन किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए। यह सुनकर दासी वहां से चली गई। दूसरी तरफ दासी सपना को महाराज के शयन कक्ष में ले गई और उपरानी की बात उसे बताई। वह महाराज को खुश करने को कहा। अवनी इस समय राजबाग के द्वार के पास बैठी थी। वह वहां पर बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी दासी को एक शॉल लाने को कहा। अपनी आकाश को देख रही थी, बड़ी शांत लग रही, परंतु वह अपने मन में युवराज के बारे में पूछ रही थी। तुमने कहा उसकी रक्षा करनी थी और कहा सिस्टम। आज महाराज को नशीली दवाई दी जाएगी जिससे वो आक्रामक हो जाएंगे और उनके सामने आने वाले सभी की हत्या करने लगेंगे। तभी रणबीर मौर्य उन्हें काबू करेंगे और कल सभा में महाराज बहुत बीमार हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसका ऐलान करेंगे। वह राजगद्दी पर बैठने की तैयारी करेंगे, इसलिए हमें आज युवराज को किसी भी हालत में बचाना होगा। अवनी, पर मैं कोई एंटीडोस नहीं लाई हूँ, मैं उसके जहर को कैसे काबू करूंगी? तभी रेड फॉक्स बोली, आपको बस उनके हृदय पे हाथ रखना है। मैं अपनी आत्मा शक्ति से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। अवनी, क्या इससे वह ठीक हो जाएगा? रेड फॉक्स, मैं कोशिश कर सकती हूँ।